तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों अपना जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आरएस मेंस आपका बिल्कुल पास में है एग्ज़ाम। तो बहुत सारे टॉपिक अपने कर चुके हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हो जाके। इसके बाद भी अपने जल्दी ही सारे टॉपिक करने वाले हैं। इसमें अपने दोस्तों कोशिका मानव में नियंत्रण और समन्वय, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन, ये टॉपिक अपने कर चुके हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको किसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करवा रहा हूँ। अपना जो मेन सोर्स यहाँ पे रह रहा है वो एनसीईआरटी है। आज अपने दोस्तों जो टॉपिक करेंगे, सबसे पहले परिसंचरण, पाचन तंत्र, रक्त समूह है और रक्त की संरचना और कार्य, ये तीन चार टॉपिक आज अपने कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको परिसंचरण के बारे में बताऊंगा, मतलब हार्ट का जो पूरा है सिस्टम आज अपने पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक अपने पास है दोस्तों परिसंचरण। परिसंचरण, अब इसमें क्या होता है कि कैसे दोस्तों अपना हार्ट काम करता है वो पढ़ेंगे। मानव हृदय का ही पढ़ेंगे सिर्फ अपने। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको है ना कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है जिससे आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। ठीक है, धमनी और शिरा के बारे में पहले पढ़ते हैं अपने। इनमें क्या है कि अधिकतर कंफ्यूजन होता ही होता है। देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो धमनी होती है वो क्या करेगी, धमनी करेगी शुद्ध रक्त ले जाएगी। कहाँ से? हृदय से। शुद्ध रक्त ले जाना कहाँ से? हृदय से, हार्ट से। शिरा क्या करेगी? देखो, शिरा करेगी अशुद्ध रक्त लाना। तो पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ? हृदय में लाएगी। अशुद्ध रक्त लाना हृदय में, तो वो हृदय से जा रहा था, ये हृदय में आ रहा है। ठीक है, बाकी शरीर से। ठीक है, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त शिरा लाती है। अब धमनी और शिरा अपने को समझ आ गया। अब कंफ्यूज कहाँ होता है दोस्तों? देखो, एक टर्म आती है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, एक धमनी होती है और जिसके आगे लग गया ना पल्मोनरी, तो ये ध्यान रखना। देखो अपने को एक चीज माइंड में फिट करनी है, ये वाली ऊपर दो। अब इसके आगे अगर पल्मोनरी लग गया तो ये काम उल्टा करेगी। क्या करेगी? अशुद्ध रक्त ले जाना हृदय से फेफड़ों तक। तो इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा कैसे ले जाती है। तो ये ले जाएगी अशुद्ध रक्त, जबकि ऊपर हमने शिरा के बारे में, धमनी के बारे में क्या पढ़ा? शुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से शरीर तक। जबकि पल्मोनरी धमनी क्या करेगी? अशुद्ध रक्त ले जाना। कहाँ से? हृदय से फेफड़ों तक। हृदय से फेफड़ों तक। अब दोस्तों एक आ जाता है पल्मोनरी शिरा। अब ऊपर शिरा हमने पढ़ा था कि अशुद्ध रक्त लाना, अगर नाम के आगे पल्मोनरी लग गया, पल्मोनरी शिरा, तो ये क्या करेगी? शुद्ध रक्त लाना फेफड़ों से हृदय तक। तो ये क्या करेगी? शुद्ध रक्त लाएगी। शुद्ध रक्त लाना फेफड़ों से हृदय तक। फेफड़ों से हृदय तक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ऊपर वाली दो। बाकी में तो क्या है, अगर नाम के आगे पल्मोनरी आ गया तो आप उसको क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। अब दोस्तों सभी को पता है कि जो अपने हृदय होता है, हार्ट होता है, उसकी स्ट्रक्चर को इस प्रकार की होती है। सिंपल अगर अपने समझे तो अपने इसको ऐसे बॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो समझने में अपने को और आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जैसे ये शिरा है, ये वाली, तो अलग यहाँ पे शिराएं हैं, धमनियां हैं। अब इसको अपने पढ़ते हैं अच्छे से, इससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। देखो इस तरीके से अपने ले लेते हैं। देखो ये हो गया आलिंद, ऊपर आलिंद बना लेना है आपको। आलिंद, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों आलिंद, ठीक है, और यहाँ भी आलिंद, और नीचे दोनों क्या होंगे? नीले। और इधर भी क्या होगा? नीले। तो ये सारी चीजें। अब ये क्या है? बायां साइड है, बाईं साइड।
और ये दायां, मतलब ये हो गया बायां आलिंद बायां नीले, और इधर दायां आलिंद दायां नीले हो गया। अब देखो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि जो सिरा है वो क्या ला रही है, अशुद्ध रक्त ला रही है, कहाँ पे, आलिंद में ला रही है। तो ये सिरा मैंने आपको बताया क्या काम करती है, अशुद्ध रक्त लाती है शरीर से। तो यहाँ पे क्या है, अशुद्ध रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त, और ला कौन रहा है, सिरा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा ऊपर आपके आलिंद में अशुद्ध यहाँ पे। और अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपके जो फेफड़े हैं, पल्मोनरी के बारे में अपने बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे है ना एक द्विवल्ली कपाट भी लगे होते हैं। जो आलिंद है इसकी साइड त्रिवल्ली कपाट होते हैं, लेकिन अगर अपने बात करें बाईं और द्विवल्ली कपाट होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, त्रिवल्ली कपाट। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लो कि फेफड़ा है, ठीक है, ये क्या है, आपके फेफड़े हो जाएंगे। इस तरीके से बना लेते हैं कुछ सिंपल सा। ठीक है, ये क्या हो गए, फेफड़े। अब देखो दोस्तों, अब आपके दोस्तों जो पल्मोनरी धमनी है क्या काम कर रही थी, अशुद्ध CO2 को, मैंने अभी आपको बताया था कि पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाना हृदय से फेफड़ों तक, हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ले जाएगी और इसको प्योरीफाई करेगी, आगे प्योरीफाई करेगा जब अपने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इससे अलग होगी मतलब। अभी ये रक्त क्या है, CO2 युक्त है, तो यहाँ से निकल के यहाँ गया। ठीक है, ये क्या है, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। जबकि सीधी धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है, पल्मोनरी लग गया तो अशुद्ध। तो ये रक्त कौन सा है यहाँ पे, अशुद्ध रक्त, और इसमें CO2 है। अब यहाँ पे क्या करेगा, पल्मोनरी शिरा आलिंद में ले जाएगी इसको, शुद्ध रक्त को। अब यहाँ से रक्त शुद्ध हो गया, प्योरीफाई हो गया। तो ये क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा, और यहाँ पे O2 युक्त है ये, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों ये द्विवल्ली कपाट लगे हुए हैं। अब यहाँ से ये पूरा यहाँ पे निकल के पूरे शरीर के अंगों तक पहुँच जाएगा, आपका ब्लड है प्योरीफाई होके शरीर के अंगों तक। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी हार्ट की। बस इतना ही पढ़ना है दोस्तों आपको हार्ट के बारे में। अगर अपने स्वस्थ मनुष्य के हार्ट के बाहर की बात करें, ठीक है, तो जो हार्ट का वेट है वो होता है 300 ग्राम। ठीक है, महिलाओं का 250 ग्राम होता है। और अगर अपने बात करें दोस्तों कि धड़कन क्या होती है, हृदय का संकुचन और स्थिलन धड़कन कहलाता है। धड़कन क्या होती है, जो आपका हृदय है वो पहले सिकुड़ता है, फिर बाद में ऐसे डब डब लब डब की आवाज़ निकालता है। तो हृदय का संकुचन व स्थिलन क्या कहलाता है, धड़कन कहलाती है। और दोस्तों 1 मिनट में, ये तो सभी को पता होगा कि 72 बार धड़कता है। और अगर अपने बात करें दोस्तों बच्चों का, 1 मिनट में बच्चों के लिए तो उनका धड़कता है 150 बार। और हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने के लिए जो वाहिनी होती है उसे कोरोनरी धमनी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, हृदय की मांसपेशियों तक। अब हृदय को भी तो रक्त चाहिए, हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी
को कोरोनरी धमनी कहते हैं, कोरोनरी धमनी कहते हैं। ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको अपने 120/80 mmHg में मेजर करते हैं। और जो ब्लड प्रेशर है, बीपी को किससे मापते हैं? सिर्फ गोमोन मैनोमीटर से मापते हैं उसको। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख सकते हो। तो मेन आपका जो हृदय के बारे में था, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम था ना, वो इतना ही था, जिसमें परिसंचरण तंत्र में कैसे रक्त पहुंचता है बॉडी में, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपके आ जाता है पाचन तंत्र। क्या आ जाता है? पाचन तंत्र। देखो, भोजन पाचन के लिए पूरी एक प्रक्रिया होती है अपने शरीर में, ऊपर से नीचे तक। पाचन मुख से स्टार्ट होता है। ठीक है, उस सारी चीज़ों में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो अपने जानेंगे। बाकी इसमें लिखा बहुत कुछ हुआ है, आपको वही चीज़ें याद रखनी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखो, भोजन पाचन के लिए भौतिक और रासायनिक क्रिया विभिन्न अंगों द्वारा की जाती है। और ये 2-3 अंग है ना, ये सारे मिलके एक क्या निर्माण करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं, और इसको ही पाचन तंत्र बोलते हैं। देखो, पाचन क्या है? डाइजेशन, अपने जो भी चीज़ें ले रहे हैं, पोषक तत्व ले रहे हैं, बड़े अणु छोटे अणु ले रहे हैं, अब ये बाद में लास्ट में जाके छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें से कुछ जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी अपशिष्ट को निकाल भी देता है। अगर अंग की बात करें तो चबाना, निगलना, पचाना, अवशोषित करना, तो अलग अलग इसके पार्ट आ जाते हैं। अब दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले अगर अंगों की बात करें तो मुख आता है, फिर ग्रसनी आती है, फिर ग्रास नली आती है, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। तो 7 स्टेप इसमें फॉलो होते हैं। माउथ से स्टार्ट होगा, जिसमें आपकी जीभ, दांत, सारी चीज़ें अपने देखेंगे। फिर ग्रासनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। तो ये देख सकते हो आपको चित्र में भी मुंह से स्टार्ट होता है। तो ये आपकी जो दिख रही है ये ग्रसिका है। ग्रसिका के बाद आपको अमाशय दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको अपने स्टेप वाइज करते हैं। तो ग्रंथियों की बात करें तो देखो, पाचन में एक तो अंगों की और एक ग्रंथियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अंग तो हमने 7 पढ़े, ग्रंथियां कौन सी है? लार, यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां आती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भोजन पाचन में काम आने वाली ग्रंथियों के नाम बताओ, तो ये याद रखना तीनों के नाम, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। सभी अंग मिलकर आहार नाल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है और 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसे पोषण नाल, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहा जाता है। अब दोस्तों, जो आपकी आहार नाल है ना, वो 3 प्रमुख काम करती है। आहार को सरलीकृत पचाना, पचित आहार का अवशोषण करना, और मुख से मल द्वार तक उसको क्या है? पहुंचाना, अपशिष्ट को। अब दोस्तों, जब भी पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियां, नेत्रपुष्ट ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न जो पाचक रस उत्पन्न होता है ग्रंथियों द्वारा, ये उत्तरदायी होते हैं। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को क्या है? छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, या शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं, जिनको शरीर एक्सेप्ट करता है। ऐसे तो है नहीं कि वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। पाचित भोजन रस में कई घटक भी पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, ये सारी चीज़ें। अब इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं, जहाँ जरूरत हो वहाँ उपयोग होता है। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा विभिन्न पेशियों के संकोचन व विस्तार से गति करता है, और विभिन्न स्तरों पर सहवर्णी पेशियां भोजन, पाचित भोजन रस तथा अवशिष्ट की गति को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो ये कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि भोजन लिया हमने, भोजन की पूरी एक प्रक्रिया होगी, बहुत सारे ऐसे एंजाइम होंगे, उसको तोड़ेंगे। इसके अलावा भोजन में जो पोषक तत्व होंगे उनको काम में भी लिया जाएगा। तो इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, प्रयुक्त होने वाले अंगों की बात करें तो सबसे पहले आता है मुख, माउथ आता है। आहार नाल का अग्र भाग मुख से प्रारंभ होकर मुख्य गुहा में खुलता है, और ये कटोरे नुमा बाउल शेप्ड अंग है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल क्या पाए जाते हैं? तालु। सबसे पहले इसमें दोस्तों जीभ आती है। जीभ क्या करती है? अपने टेस्ट, स्वाद के लिए उत्तरदायी होती है। और जीभ में भी है ना अलग अलग पार्ट होते हैं। फ्रंट का अलग टेस्ट देगा, मतलब खट्टे का कैसे, कहाँ से पता चलेगा, पीछे जीभ की पीछे की साइड, साइड वाला क्या दिखाएगा। तो दोस्तों, जो मुख्य अंदर दोनों जबड़ों के मध्य मुख्य गुहा में स्थित होती है, और यह एक मांसपेशियों से बनी गुलाबी रंग की होती है जीभ। अब भोजन चबाते समय या इधर उधर
करने तथा भोजन निगलने में सहायता जीभ देती है। दानेदार उभार होते हैं जो स्वादानुकर टेस्ट बर्ड्स कहलाते हैं, जो छोटे छोटे, जिनके द्वारा मीठा, कड़वा, नमकीन अपने को सारी चीज़ें को जुबान से ही पता चलता है। मुख दो मांसल होठों से घिरा होता है जो मुख को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक है। और ऊपर नीचे भाग में 16 यहाँ पे दांत पाए जाते हैं। अब अपने को थोड़ा दांत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और पूरा इसको क्या बोल देते हैं, मसूड़ा बोल देते हैं, इतना आपको नहीं याद रखना। दांत मुख्यतः बात करें तो अपने दो बार आते हैं। एक तो दूध के दांत आते हैं बचपन में, टूट जाते हैं, फिर स्थायी आते हैं। वैसे दोस्तों दांत की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो सबसे पहले आता है कृंतक। ये सबसे आगे के दांत होते हैं आपके कृंतक, इंसाइजर बोलते हैं, जो कुतरने या काटने का काम करते हैं। 6 माह की उम्र में निकल जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो फिर रदनक आता है, कैनाइंस। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं। और मांसाहारी पशुओं में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, रदनक। अगर अग्रचर्वणक की बात करें तो ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। और प्रत्येक जबड़े में कितने, 4 मिलते हैं। और 10 से 11 वर्ष की उम्र में विकसित। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिर लास्ट आता है चवर्णक। ये दंत भोजन के चबाने में सहायक होते हैं। तो प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो रदनक है ये 2, अग्रचर्वणक 4 और जो चवर्णक है आपके 6 हैं। तो देख सकते हो सबसे आगे वाले दांत होंगे ना आपके ये वाले, तो ये क्या होंगे, कृदंतक। फिर ये रदनक आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। फिर अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक आ जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट अपने बात करेंगे दोस्तों, ये मानव दांत की, सिंगल दांत की संरचना है कि किस प्रकार से यहाँ पे इसकी। तो इसके ऊपर बहुत ही मजबूत पदार्थ है कि इनेमल भी होता है दांत के ऊपर। फिर मुख के बाद किस में जाता है, ग्रसनी में जाता है। तो मुख की प्रक्रिया अपने को पूरी समझ आ गई। मुख के बाद कहाँ जाएगा, ग्रसनी में जाएगा। मुख, गुहा, जीवा व तालू के पिछले भाग में एक छोटी सी कूपी नुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नाल, नलिका या ग्रास नाल या वायु श्वास नाल में जाती है। ग्रसनी अपनी संरचना से सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में ना जाए। तो श्वास नली में भोजन नहीं जाना चाहिए। इन दोनों नालों के मुख ग्रसनी नीचे की तरफ होते हैं। और अग्रभाग में श्वास नाल तथा पृष्ठ भाग में ग्रास नाल की स्थिति होती है। तो जो आपकी ग्रसनी है ना दोस्तों, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। नासा ग्रसनी, ठीक है, नैसोग्रस, मुख ग्रसनी और कंठ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके बाद की बात करें तो ग्रास नली आ जाएगी ग्रसनी के बाद। ये एक संकरी पेशी है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रसनी के नीचे भाग से प्रारंभ होती है। ये वक्षस्थल से होती हुई डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है, फेफड़ों के पीछे से होती है। इसका मुख्य काम भोजन को मुख से गुहा से अमाशय में पहुंचाना है। तो जो ग्रास नली क्या करेगी, भोजन को मुख गुहा से अमाशय में यहाँ पे पहुंचाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां भी मिलती है। इन ग्रंथियों से स्रावी श्लेष्म भोजन को क्या बनाता है, लसदार। तो जो श्लेष्म ग्रंथियां कहाँ पे मिलती है आपको, ग्रास नली में मिलती है। और ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक प्रकार की गति प्रदान करती है जिसके माध्यम से भोजन अमाशय तक पहुंच पाता है। मतलब ग्रास नली क्या कर रही है, मेन भोजन को अमाशय तक पहुंचा रही है। बस इतना याद रखना है, और चीजें नहीं याद रखनी इसमें आपको, ठीक है। फिर बात करें दोस्तों अपने अमाशय की। आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग अमाशय है। यह एक पेशीय जे आकार की संरचना है जो उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के नीचे स्थित होता है। लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं ठूसना है। देखो ये अमाशय के भाग दे रखे हैं अलग अलग। ये ग्रसिका इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। जठरागम, फंडस, जठर निगम, ग्रहणी का उदर भाग हो गया यहाँ पे। तो इसके पार्ट्स दे रखे हैं। तो ये है मेन कार्डियक या जठरागम। यह बायां बड़ा भाग है जिससे ग्रसिका अमाशय में प्रविष्ट होती है। ऊपर ही ऊपर है ये ग्रसिका, इसमें एंटर करती है। फिर आता है जठर निर्गमी भाग। ये अमाशय का दाहिना छोटा भाग है जहाँ से अमाशय छोटी आंत से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको इस साइड अमाशय आपको छोटी आंत से वह जुड़ा मिलेगा। फिर है फंडिस भाग। तो ये बीच वाला है, दोनों भाग के मध्य होता है। तो आप थोड़ा सा ये भी याद रख सकते हो, अमाशय के पार्ट 3। अमाशय को में 2 अवरोधनी या संकोचीय पेशिका पाई जाती है। ये दोनों पेशियां अमाशय की सामग्री को क्या करती हैं, अंतर्विष्ट करती हैं। देखो दोस्तों जो ग्रास नली का अवरोधनी है यह ग्रसिका व अमाशय को विभाजित करती है तथा अमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है।
तो सबसे पहले जो ग्रास नलिका अवरोधनी है क्या करेगी, जो अम्लीय भोजन है उसको ग्रसनी में जाने से रोकेगी। जठर निर्गमनी अवरोधनी क्या करेगी, अमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा अमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं दोस्तों छोटी आंत की। अब इसके बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अमाशय के जठर निर्गमी भाग से जुड़ा हुआ है। तो मेन इंपॉर्टेंट यही है कि जो आपका जठर निर्गमी भाग है वो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है और मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है तथा आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। तो सर्वाधिक पाचन अवशोषण आपका किस में होगा, आहार नाल में। अब छोटी आंत को भी इन्होंने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। ग्रहणी अमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटा आंत का पहला भाग है जो ग्रहणी कहलाएगा। ठीक है, भोजन के रासायनिक एंजाइमों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाता है। फिर आता है दोस्तों अग्र क्षुद्रांत। यह छोटी आंत का मध्यम भाग है जो ग्रहणी से पाचित आहार रस का अवशोषण करता है। मुख्य से अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें अंतः कोशिका कहा जाता है उसके द्वारा संपादित किया जाता है। फिर क्षुद्रांत आता है। तो ये इसके 3 पार्ट आप याद रख सकते हो छोटी आंत के, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ये छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। तो छोटी से बड़ी में जाएगा बाद में भोजन। ये स्टेप जरूर याद रखना, और कुछ याद रखो ना रखो। तो यह उन पोषक तत्वों विशेष रूप से पित्त, लवण, बाइल साल्ट्स, विटामिनों का अवशोषण करता है जो अग्र क्षुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते। और ग्रहणी को छोड़कर शेष छोटी आंत के भीतरी स्तर पर असंख्य छोटे छोटे अंगुलीकार के उभार होते हैं। इनको रसांकुर कहते हैं। प्रत्येक रसांकुर की बनावट पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट संरचना वाली होती है। तो ये क्या करती है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है क्षुद्रांत। फिर बड़ी आंत में आ जाता है भोजन। क्षुद्रांत से आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। अब यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया फर्मेंटेशन द्वारा पाचन में मदद करते हैं। और बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मलद्वार से उत्सर्जित करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है कि जल व खनिज लवणों का अवशोषण, इसके द्वारा जो भी बचा कुचा भोजन है, वेस्टेज है, उसको मलद्वार द्वारा उत्सर्जित करना। अब इसको भी अलग भागों में विभाजित कर दिया, जैसे ऐधांत्र या अंधनाल जिसे बोल देते हैं। ये क्षुद्रांत से जुड़ा होता है जो भी आहार रस का अवशोषण करता है और शेष बचे अवशिष्ट को बृहदांत्र में पहुंचा दिया जाता है। तथा अंधनाल के प्रथम भाग जो क्षुद्रांत से जुड़ा होता है के नीचे भीतर की ओर 4-5 लंबा नली के आकार का अंग निकला होता है। तो क्षुद्रांत किसका भाग था दोस्तों, छोटी आंत का। जबकि जो छोटी आंत का भाग क्षुद्रांत है वो बड़ी आंत के भाग अधांत्र से या अंधनाल से जुड़ा हुआ है। और अंधनाल बाद में वृहदांत्र से जुड़ी होगी, कोलन जिसे बोलेंगे। ठीक है, जो आहार नाल में बड़ी आंत का अंतरांत के आगे वाला भाग है वो कहलाता है वरांत। ये उल्टे यू आकार के करीब 1.3 मीटर की नलिका होती है। इसको भी आगे विभाजित कर दिया गया। इतना नहीं पढ़ना आपको, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मा। ठीक है, फिर लास्ट आपका स्टेप आ जाता है दोस्तों, कौन सा, मलाशय। यहाँ से जो वेस्टेज आपका बाहर निकल जाएगा। ये 20 मीटर लंबा होता है और अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले एक भाग को गुदा नाल, इसे एनल कैनाल कहा जाता है। और इससे क्या है कि जो भी आपका वेस्टेज है वो बाहर निकल जाता है। तो इसकी भी पूरी दिखाई गई है कि क्या चीज़ होती है। ये ल्यूमेन कहलाता है, ये इसका बाहर वाला भाग म्यूकोसा कहलाता है। ठीक है, तो अपने को तो है ना ये स्टेप याद रखने हैं। मेन अगर बात करें तो अपने को ये स्टेप याद रखने हैं, कौन कौन से कैसे जाता है। देखो सबसे पहले जो 7 स्टेप थे अपना ने देखे थे, मुख, ग्रसनी, ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। अब इनमें आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, पूरी हर चीज़ नहीं याद रखनी जो मैंने आपको बताया। बस ये आपकी जानकारी के लिए सामान्य, ज़्यादा अपने को डीप में नहीं जाना। इसके पार्ट्स ज़रूर याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने पाचन ग्रंथियों की। ठीक है, अंग तो बात कर लिए, ग्रंथि, लार ग्रंथि आती है, यकृत और अग्नाशय हमने पढ़ी है, 3 प्रमुख ग्रंथियाँ। सबसे पहले लार ग्रंथि की बात करें तो ये आपको मिलेगी मुंह में, जो लार उत्पन्न करती है। एक सिरमी तरल है तथा एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। भोजन को गीला करता है तथा श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जो लार क्या करेगी कि आपका जो भोजन आप करते हो ना उसमें क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है। तो उस स्टार्च का है ना मुंह में पाचन ये स्टार्ट कर देता है और भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना दांतों तथा मुख
ग्रेहिकाओं व जीभ की सफाई करना लार ग्रंथि के प्रकार है। तो आपके मुख की सफाई भी लार ग्रंथि करती रहती है। अब इसमें भी अलग अलग ग्रंथि आ जाती है, कर्णपुरु ग्रंथि, अधोजंब, अधोजीवा ग्रंथि, ठीक है। फिर बात करेंगे दोस्तों अपने अग्नाशय ग्रंथि की, पैनक्रियाज की। तो इसको अपने ग्रंथि के रूप में पढ़ते हैं, अंग के रूप में पढ़ते हैं। ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो स्त्रावित हार्मोन, इंसुलिन व ग्लूकोगोन तथा बहिस्त्रावित अग्नाशी रस का भी स्त्रावण करती है, ठीक है। ये ग्रंथि यकृत, ग्रसनी तथा तिल्ली से घिरी होती है। 6 से 8 इंच लंबी यू आकार की होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। तो जो यहाँ पे जो एंजाइम स्त्रावित होगा वो प्रोटीन वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करेगा। इंसुलिन तथा ग्लूकोगोन हार्मोन मिलकर शरीर की रक्त शर्करा के स्तर को भी यहाँ पे क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। पहले भी अपने अग्नाशय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये दोस्तों आपके अग्नाशय की स्ट्रक्चर आ जाएगी एक प्रकार से। फिर लीवर। अब दोस्तों जो लीवर है ये मानव शरीर में बसी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। ये मध्य पट से नीचे की स्थिति लगभग त्रिकोणाकार अंग है। इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है और ये हमेशा के दाहिनी ओर होती है और इसका रंग लाली लिए भूरा होता है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है और सामने से देखने पे यकृत 2 भागों में, दाईं और बाईं पालियों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो जो यकृत है अब यहाँ पे दोस्तों जो पालियां आपको दिखाई दे रही है, यकृत करीब 100 छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों जैसे वाहिनी पित्ताशय में चला जाता है और पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है। पित्ताशय पित्त का भंडार करता है जिसे बाइल जूस अपने बोलते हैं। तो ये मेन, इसमें और कुछ नहीं है, मेन जो आपका बाइल जूस स्रावित करता है लीवर, उसी के बारे में बताया गया है। अब भोजन का पाचन। अब दोस्तों जो भोजन के पाचन की क्रिया यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के भीतर विभिन्न एंजाइम स्रावित होते हैं जो पोषक तत्वों जल का आवंटन कर उन्हें सरलीकृत कर देते हैं। बार बार ये पहले भी हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पाचक एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, ट्रिप्सिन, काइमो, ठीक है, पेप्सिन, ये सारे प्रोटीन हो जाएंगे। वसा पाचक लाइपेज हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियेज होगा, न्यूक्लियोटाइडेज। अब भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख कुओं में संपादित किया जाता है। सेम वही बात है जो भी पढ़ के आए हैं। श्लेष्म भोजन के कणों को चिकना कर देता है। भोजन अब बोल्स के रूप में गति के द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका तक, ग्रसिका से अमाशय तक पहुंच जाता है। तो ये क्रम याद रखना और कुछ नहीं। अमाशय से भोजन प्रवेश कर जठर ग्रसिका अवरोधनी नियंत्रित करती है। लार में उपस्थित एंजाइम टॉयलिन व अमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का अपघटन शुरू कर देते हैं और यहाँ 30% स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित कर दिया जाता है, सिर्फ मुंह में ही। अमाशय में 3 प्रकार के स्त्राव होते हैं, म्यूकस, प्रो एंजाइम और पेप्सिनोजोन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में संक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है तथा नवजात शिशुओं में पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है, दुग्ध प्रोटीन के रूप में पाचन में मदद करता है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो दुग्ध प्रोटीन का अगर उन्हें पाचन करना हो तो उनमें रेनिन नामक एंजाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीडेंट कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करती है, स्त्रावण। अमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर काइम का निर्माण करता है। तो लास्ट में एक आपका काइम बन जाएगा और भोजन की छोटी आंत में पहुंच जाता है। तो सर्वाधिक पाचन क्रिया आपकी छोटी आंत में होगी। विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशय, रक्त, पित्त, लवण, आंत रस छोड़े जाते हैं तथा इन रसों में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो बहुत सारे पोषक तत्वों का यहाँ पे पाचन भी कर लेते हैं। आंत में पहुंचने पे काइम में उपस्थित प्रोटीन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है। अब ये वहाँ पे वही बताया गया है दोस्तों कि किस प्रकार से मतलब आगे प्रक्रिया कन्वर्ट होता है। जैसे वसा डाइग्लिसराइड में फिर मोनोग्लिसराइड में बदल जाएगा, इतना आपको नहीं याद रखना, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे जैसे डाईपेप्टाइड है, ये एमिनोमल में माल्टोज यहाँ पे ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदल रहा है। अब पित्त वसा का पाइसिन करता है, ठीक है, और वसा पाचन के लिए आवश्यक है। साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत भाग में अवशोषित होते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी मैंने आपको पीछे एक एक पार्ट बताया तो वहाँ यही चीज़ें लिखी हुई थी।
ठीक है, और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो लास्ट में ये निकल, बस एक प्रक्रिया यही याद रखनी है, नाम याद रखने और कुछ नहीं है इसमें। फिर दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे आपको दे रखे हैं, जैसे लार ग्रंथि टाइलिन और एमिलेज का स्त्रावण करती है, जो अमाशय है वो पेप्सिन और रेनिन का करेगा, अग्नाशय किसका करेगी, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, लाइपेज, न्यूक्लियेज। अब ये आपसे पूछ सकता है अग्नाशय ग्रंथि किस एंजाइम का स्त्रावण करती है, तो नाम याद रख सकते हो आप, ठीक है। और अमाशय अग्नाशय का कार्यस्थल कहाँ पे है, छोटी आंत में। और आंतरीय रस हैं जो माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, तो ये आंतरीय रस में आ जाएंगे आपके। अब बात करेंगे दोस्तों अपने ब्लड के बारे में कि रक्त क्या है। दोस्तों जो आपका रक्त है ये संयोजी ऊतक है, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। अगर आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछे तो ये लिख के आना कि तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। ये हमारे शरीर में घूमता है और विभिन्न कोशिकाओं ऊतकों को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व पहुंचाता है। कौन, ब्लड। तो ये ब्लड की अगर आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछे तो आप ये लिख के आ सकते हो। और हमारे शरीर के वजन का 8% ब्लड बनाता है। तो और एक औसत व्यक्ति के पास 5 से 6 लीटर तक क्या होता है, ब्लड होता है। अब दोस्तों रक्त कोशिकाएं देख लेते हैं, तो मेन अपने इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं। तो आरबीसी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जिसे अपने एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। मनुष्य में नाभिक रहित उभयतल कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। हीमोग्लोबिन नामक लौह समृद्ध प्रोटीन होता है जो रक्त को उसका रंग लाल देता है, ठीक है। तो इसमें लौह के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। आर जो आपकी आरबीसी है, अस्थि मज्जा में उत्पादित सबसे प्रचुर रक्त कोशिकाएं हैं। इनका मुख्य कार्य विभिन्न ऊतकों और अंगों में ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो मेन आपको जो आरबीसी है उसका काम याद रखना है कि क्या काम करती है वो। कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब दोस्तों फिर आ जाती है आपकी डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइड रंगहीन रक्त कोशिकाएं हैं, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो इनका कोई रंग नहीं होता क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अभी हीमोग्लोबिन का और क्या दिखाई देती हैं, आरबीसी लाल दिखाई देती हैं। उन्हें आगे इनको आगे मेन 2 भागों में और इनको और आगे भागों में बांटा जाता है। मेन बात करें तो इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रानुलोसाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और जो डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से प्रतिरक्षा और रक्षा तंत्र में क्या करती है दोस्तों, योगदान करती है। अब डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है ना, वो जो है उतनी रहनी चाहिए। कम होती है या बहुत ज़्यादा होती है, दोनों कंडीशन में आपकी दिक्कत हो सकती है। कई बार दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की संख्या में बहुत ज़्यादा होने पे कैंसर होने का भी खतरा रहता है। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसको अपने 2 भागों में बांट रहे हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रानुलोसाइट में। तो ग्रेनुलोसाइट्स को आगे अलग भागों में बांटते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स ये ल्यूकोसाइट है जिन्हें कोशिका द्रव्य में कणिकाएं मौजूद होती है। कणिका मुक्त कोशिकाओं में शामिल इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इसको 3 भागों में आगे बांटा गया है ग्रेनुलोसाइट को, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इनको दोस्तों आप कर भी सकते हो ज़्यादा अगर डीप में पढ़ना है तो। ये ल्यूकोसाइट कोशिकाएं जो प्रतिरक्षा प्रणाली, तो जो इयोसिनोफिल क्या करेगी, प्रतिरक्षा प्रणाली आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। एलर्जी हो गया, अस्थमा से जुड़े तंत्रों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। और ये छोटी ग्रेनुलोसाइड होती हैं जो अस्थि मज्जा में बनती है और पूरी डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% हिस्सा बनाती है। पाचन तंत्र में उच्च सांद्रता में मौजूद होती है। तो ये क्या करती है, इयोसिनोफिल आपके कुल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% हिस्सा है। ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कुल डब्ल्यूबीसी में अपने जैसे विभाजित करते हैं डब्ल्यूबीसी को, तो उसका 2 से 3% हिस्सा है। फिर आता है दोस्तों आपका बेसोफिल। बेसोफिल तो ये ग्रेनुलोसाइड में सबसे कम पाए जाते हैं। ये मात्र 0.5 से 1% ही आपको बेसोफिल मिलेगी। कितनी, 0.5 से 1%। इनमें बड़े कोशिका द्रव्य कणिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं के प्रति गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा हिस्टामाइन मुक्त कर और रक्त वाहिकाओं को फैलाकर एलर्जी प्रतिक्रियाओं को क्या करती हैं, उत्पन्न करती है। तो एलर्जी प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए बेसोफिल्स इन श्वेत रक्त कोशिकाओं में मूल रंगों में संपर्क में आने पर रंगने की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें बेसोफिल्स कहा जाता है।
अस्थमा में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है तथा इनके कारण वायु मार्ग में सूजन और ब्रोंकाइकंस्ट्रिक्शन उत्पन्न होता है। और मेन अगर बात करें तो सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और हेपेरिन का स्त्राव ये करती है। किसका करेगी? सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और हेपेरिन का। फिर आती है न्यूट्रोफिल्स, ये भी इसी में है। इसको 3 पार्ट मैंने बताया। सामान्यतः रक्त प्रवाह में पाई जाती हैं, जो मवाद में मौजूद होती हैं। 60 से 65% श्वेत कणिकाएं न्यूट्रोफिल्स होती हैं, तो जिनका व्यास 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है। तो सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। इनमें 2 से 5 खंडीय केंद्रक होता है। ठीक है, ये नहीं याद रखना आपको। न्यूट्रोफिल लाइसोसोम द्वारा बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। तो मेन जो आपका न्यूट्रोफिल क्या काम कर रहा है? बैक्टीरिया को नष्ट कर रहा है। तो ये बात यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती है। तथा मजबूत ऑक्सीडेंट के रूप में भी ये कार्य करता है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल्स को केवल तटस्थ रंगों का उपयोग करके रंगा जा सकता है, इसलिए इन्हें ऐसा कहा जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की पहली कोशिकाएं जो बैक्टीरिया या वायरस जैसे आक्रमणकारी के प्रति प्रतिक्रिया करती है। तो कोई भी बैक्टीरियल या वायरस अटैक कर रहा है तो ये सबसे पहले आप ये लड़ेगी। और इन श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 8 घंटे तक होता है। ये प्रतिदिन अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। तो इसका जीवन काल बहुत कम होता है, 8 दिन। जबकि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। फिर बात करें एग्रोनोलोसाइट। अब इसको 2 भागों में विभाजित किया था, एक हमने पढ़ लिया। अब एग्रोनोलोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। जिनके कोशिका में कणुकाएं अनुपस्थित होती है वो क्या कहलाते हैं? एग्रोनोलोसाइट। अब इसमें सबसे पहले मोनोसाइट आता है। इन कोशिकाओं में आमतौर पर एक बड़ा द्विपालक नाभिक होता है, जिसका व्यास की बात करें तो 12 से 20 माइक्रोमीटर होता है। इसका सामान्य अर्धचंद्राकार तथा वर्गाकार का होता है। WBC का 6 से 8% ये पाई जाती है मोनोसाइट। प्रतिकृष्णा प्रणाली के कचरा ट्रैक है ये। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऊतकों में प्रवास करना, मृत कोशिकाओं को साफ करना, रक्तजनित रोगाणुओं से सुरक्षा करना। तो ये सारे काम है। मेन देखो सभी चीज़ों का काम क्या है, आपको पूरा इतना डीपली नहीं याद रखना। आप 2 टाइप जरूर याद रख सकते हो, अलग अलग से टाइप मत याद रखो, भले इतना नहीं पूछेगा आपसे। फिर लिम्फोसाइट आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एंटीबॉडीज़ के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। 8 से 10 माइक्रोमीटर साइज होता है। हत्यारा कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ये शरीर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऊतक में बनने वाली रंगीन कोशिकाएं, इसलिए इन्हें लिम्फोसाइट कहा जाता है। ये बी लिम्फोसाइट और टी 2 प्रकार की होती है, याद रख सकते हो। एक तो बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण है और ये द्रव्य तथा कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। मेन एंटीबॉडी का उत्पादन करेगी। जैसे कोरोना आया था तो उसमें भी सेम यही था। तो वही सारी चीज़ें हैं। फिर आती है बात दोस्तों प्लेटलेट्स। तो ये भी आपके जो रक्त है ना, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्लेटलेट्स। इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अस्थि मज्जा में निर्मित विशेष रक्त कोशिकाएं हैं, इसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। जब रक्त स्राव होता है तो प्लेटलेट्स सक्रिय हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा डेंगू वगैरह में आपके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, तो आप बकरी का दूध पीते हो तो रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। और प्लेटलेट्स को कट या घाव के दौरान जमने में मदद करता है। तो मेन जो थ्रोम्बोसाइट है क्या करेगा? थक्का बनाएगा रक्त का। अब दोस्तों अगर बात करें तो आपका जैसे ये पूरा क्या है? रक्त है। अब यही चीज़ें हमने पढ़ी है। जैसे प्लाज्मा लगभग आपका 55% होता है रक्त में। तो इसमें प्लाज्मा में क्या होते हैं? आपके अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, नाइट्रोजन वेस्टर, इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस होगी। प्रोटीन में आपके दोस्तों एल्बुमिन, फाइब्रोजन और ग्लूकोजिन हो गए। और इधर एलिमेंट आपके ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स, ये फॉर्म एलिमेंट हो गए। अब इसको आगे दोनों हमने ये पढ़े थे, ठीक है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये सारे हमने अभी पढ़े हैं। तो ये इसके पार्ट है। तो डायरेक्ट आप सिर्फ पार्ट भी याद रख सकते हो, थोड़ा थोड़ा बेसिक याद रख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें कौन क्या काम कर रहा है लिम्फोसाइट। फिर बात करते हैं दोस्तों प्लाज्मा क्या होता है। अब देखो आपका रक्त है तो इसमें 55% आपके क्या होगा? प्लाज्मा। 1% से भी कम आपके क्या होगी? बफी कोट या ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होंगे। और एरिथ्रोसाइट आपके कितना होगा? 45% होगा टोटल ब्लड का। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा। तो 55% हिस्सा होता है, हल्का पीला होता है, अलग होने पर पूरा पीला हो जाएगा। इसमें लवण, पोषक तत्व, पानी और एंजाइम होते हैं। जब कोरोना आया था तो प्लाज्मा ही दिया जा रहा था लोगों को, रक्त से अलग करके। रक्त प्लाज्मा महत्वपूर्ण प्रोटीन और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक घटक भी होते हैं। और यकृत विफलता वाली चोटों तथा रोगियों को रक्त प्लाज्मा आदान दिया जाता है, ठीक है।
तो प्लाज्मा भी चेंज किया जाता है लोगों का। रक्त प्लाज्मा के घटक की बात करें तो कई प्रोटीन घटक होते हैं इसके, जैसे सीरम, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, फाइब्रोनोजेन, तो ये सारे इसके क्या हैं, घटक हैं। तो सीरम में केवल ग्लोबुलिन और एल्बुलिन होता है। तो सीरम में क्या होता है, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। सीरम में फाइब्रोजिनोन क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, क्योंकि ये रक्त के थक्के बनने के दौरान फाइब्रिन में परिवर्तन हो जाता है। तो मेन रूप से अगर आपसे सीरम में पूछे तो क्या, एक तो ग्लोबुलिन या ग्लोबुमीन भी लिखा सकता है, या एल्ब्यूमिन, ये दोनों यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। अगर रक्त के कार्य की बात करें तो जो अभी हमने पढ़ा वही कार्य है, द्रव संयोजी ऊतक है, जिसमें 45% प्लाज्मा, 45% WBC RBC प्लेटलेट्स होते हैं। तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है, हार्मोन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी बात करें, चोट के स्थान पर रक्त के थक्के में गुर्दे और यकृत के अपशिष्ट का परिवहन में रक्त सहायक है। रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करता है, वो ब्लड करता है। अब दोस्तों अपने आ जाते हैं किस पे, ब्लड ग्रुप्स पे। ये भी आपके टॉपिक दे रखा है, तो इसमें भी वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने ये जानेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज कौन करते हैं, खोजकर्ता कौन है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जो कार्ल लैंडस्टीनर है वो क्या करते हैं, वो रक्त समूह की खोज करते हैं, एबीओ प्रकार के। तो एबीओ रक्त समूह है, एबीओ रक्त समूह की खोज किसने की, वो करते हैं दोस्तों आपके कार्ल लैंडस्टीनर। जब भी अपने दोस्तों किसी को खून चढ़ाते हैं तो वो उसको देखते हैं कि उसका ग्रुप कौन सा है, और उसके साथ साथ है ना उसका RH फैक्टर भी देखते हैं, जो रेडियस बंदर चली है उसको भी जानेंगे अपने। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं मेनली 4 प्रकार के होते हैं, A B और O, ठीक है। तो सबसे पहले मेन अपने को ये याद रखना है कि 4 प्रकार के होते हैं। बाकी इसमें ऐसे होता है कि A पॉजिटिव होता है, A नेगेटिव होता है, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, वैसे 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो रेड ब्लड सेल टाइप है इसमें RBC, वो क्या है। तो इसमें A में A ही रहेगा, B में B रहेगा, AB में AB और O में O रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी ध्यान रखना उल्टा हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा एंटीबॉडी बी, बी में क्या हो जाएगा ए। जबकि आपका दोस्तों जो ए बी ब्लड ग्रुप होगा वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं रहेगा, जबकि ओ है उसमें ए और बी दोनों उपस्थित हो जाएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों एंटीजन की। ये क्या है, एंटीजन। एंटीजन की बात करें तो सेम ही रहेगा, चेंज सिर्फ किस में हो रहा है, एंटीबॉडी में चेंज होगा। बी में बी रहेगा, और ए बी में क्या है, ए और बी दोनों एंटीजन रहेंगे। तो देखो ए बी में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता। ओ में क्या होता है, एंटीबॉडी होते हैं, एंटीजन यहाँ पे नहीं होता। तो दोनों में से अगर आपको एक भी चीज़ याद रख लोगे ना तो भी आपको यहाँ पे याद रह जाएगा अच्छे से। तो ये हो गया आपका मेन जो ग्रुप होते हैं उनके प्रकार, और उनमें जो एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में जानकारी, ये भी आपसे पूछी जा सकती है सामान्य। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका सर्वदाता समूह होगा वो होगा O नेगेटिव, ठीक है। जो सर्वदाता होगा वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, वो होता है O नेगेटिव। और जो सर्वग्राही होता है वो कौन सा होता है, ये ध्यान रखना, AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ये सबसे ब्लड ले सकता है, और जो O नेगेटिव है सबको दे सकता है। अब दोस्तों जो RH फैक्टर क्या होता है, एक ये भी ब्लड में देखा जाता है, जब भी अपने किसी को ब्लड देते हैं तो देखा जाता है। तो ये लगभग 80% है ना आपको सभी मनुष्यों में मिल जाएगा। जिसके पास RH होता है वो RH पॉजिटिव होता है, नहीं होता वो RH क्या कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है। अब जो ये RH फैक्टर है ना, सबसे पहले आपको कहाँ देखा गया, रीसस नामक बंदर में जब रिसर्च कर रहे थे ना तो तब पाया गया। अब दोस्तों जो RH फैक्टर है ना, RH फैक्टर एक प्रकार का क्या है, प्रतिजन या एंटीजन इसे अपने बोल सकते हैं, या एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपको RBC पे मिलेगा, रेड ब्लड सेल पे, ठीक है। तो अब इसमें में क्या होता है कि जब भी अपने किसी को ब्लड डोनेट करते हैं या एक को दूसरा ब्लड चलाए
दिया जाता है तो उसको क्या है कि अपने चेक करते हैं वो RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें कई रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं अगर उसको गलत दे दिया जाए खून। और कई बार क्या होता है कि इसमें जब माता पॉजिटिव नेगेटिव होती है तो उसमें पहला बच्चा सही होता है और दूसरे बच्चे की फिर मृत्यु भी हो जाती है, तो ये कंडीशन भी होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।